गुड मॉर्निंग। वेक्टर के पार्ट 8 में हम सीखेंगे, डिस्कस करेंगे कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर और इसी को कहेंगे रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। इसका मतलब होता है स्प्लिटिंग, तोड़ना। इसमें हम क्या करेंगे, एक वेक्टर को कई पार्ट में तोड़ देंगे। एक वेक्टर को अभी क्या किए थे एडिशन में, कई वेक्टर को जोड़ के एक रिजल्टेंट वेक्टर तक पहुंचते थे। 2 वेक्टर को जोड़ के, 3 वेक्टर को जोड़ के, 4 वेक्टर को जोड़ के हम क्या करेंगे, एक रिजल्टेंट वेक्टर लाते थे। अब उल्टा करेंगे, अगर एक बहुत बड़ा वेक्टर है तो उसको छोटे छोटे पार्टों में हम तोड़ देंगे ज़रूरत के अनुसार। और ये इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी 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 इम्पोर्टेंट है। मैक्सिमम सवाल फिजिक्स में वेक्टर से रिलेटेड सवाल इसी पे बनता है, एडिशंस पे या कंपोनेंट पे। और कंपोनेंट से बहुत तरह का सवाल आसान हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है अगर कंपोनेंट का नॉलेज है तो क्वेश्चन घुमा करके दिया जाता है आपको। मेडिकल में, इंजीनियरिंग क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया जाता है, इसलिए घुमा दिया जाता है ताकि आप कंपोनेंट उसका निकाल सकें। जब तक कंपोनेंट नहीं निकालेंगे तब तक आपका सवाल बनेगा नहीं। तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कंपोनेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। और कंपोनेंट निकालना सबसे आसान है, कंपोनेंट निकालने में कुछ लगता ही नहीं है, बहुत आसान है। इतना आसान दुनिया में कुछ होता ही नहीं, इतना आसान है कंपोनेंट निकालना। लेकिन अगर कंपोनेंट नहीं आता है तो आप एक भी सवाल को सोल्व नहीं कर पाएंगे, और इसको निकालना बहुत आसान है। तो पहले हम बेसिक रूप से समझेंगे कि कंपोनेंट कैसे निकालते हैं, ठीक, और फिर हम देखेंगे कि कंपोनेंट निकालना कितना आसान है। मान लेते हैं कि ये आपका एक्स एक्सिस है, क्लियर, और ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है। और एक आदमी आपका यहाँ है, यहाँ, क्लियर। और ये बोल रहा है कि हम 13 मीटर गए हैं। कहाँ से? ओरिजिन से 13 मीटर पे हम हैं, क्लियर। और ये बोल रहा है कि हम 60 डिग्री हैं, 60 डिग्री हैं, क्लियर। तो ये 60 डिग्री है, तो ये भी क्लियर हो गया। ये कितना होगा, कितना, 30 डिग्री होगा, क्लियर। अगर यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, किस पे, एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, तो ये क्या बताएगा, ये दूरी एम ओ, ये मान लेते हैं ए और ये बी। तो बताइए ए बी क्या बताएगा हमको, ए बी बताएगा, ए बी क्या बता रहा है, ए बी बता रहा है कि वाई में कितना गया, यही ना। ए बी बता रहा है वाई कोऑर्डिनेट, ए बी क्या बता रहा है, वाई कोऑर्डिनेट। अगर इसको कोऑर्डिनेट में लें, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में लें, तो ए बी क्या बता रहा है, ए बी हमारा वाई कोऑर्डिनेट, और वो ये कितना बता रहा है, एक्स। तो वो ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है, और ए बी हमारा वाई कोऑर्डिनेट है, क्लियर। ये 13 मीटर तो है, ये कितना होगा। तो जनरली मैथमेटिक्स वाले क्या करते हैं, जनरली वेक्टर का जिसको नॉलेज नहीं है, मैथमेटिक्स वाले क्या करते हैं, लंबा चौड़ा फार्मूला लगाते हैं। लंबा चौड़ा क्या फार्मूला लगाते हैं हम बता रहे हैं, वो क्या लिखेंगे, अभी भी आप वही कर रहे थे, इससे पहले आप वही कर रहे थे। राइट एंगल फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए बी में क्या कर रहे थे, 10 साइन थीटा बराबर क्या ले रहे थे, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कर क्या लिए, ए बी, और बाय वो भी ना, वो भी क्या है आपका 13 है ना, 13 जो भी है,
1, यानी कि ए बी बराबर 13 साइन थीटा, ये ना, ये क्या हो गया 13 साइन थीटा, क्लियर। और कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ओ भी बट्टा 13, नहीं 13, तो वो भी बराबर क्या आ गया, ये 13 कॉस थीटा हो गया। वेक्टर कहता है 9 बाबा 9, ये क्या, ये दिया हो ना तेरा, ये नहीं दिया हो ना, तो ये 13 कॉस नहीं हो गया, अरे अच्छा ओ भी नहीं, अच्छा ओ ए होगा, अच्छा ओ ए, हाँ ओ ए हो गया ना। वेक्टर कहता है नहीं 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 नहीं, नहीं। इतना लंबा जाने का नहीं है, देखो और आंसर लाओ, देखो और बता दो कि ये कितना है, देखो और ये बता दो कितना है, ठीक है। तो अब वेक्टर में इतना तो लंबा चौड़ा करके हम भुजा निकालते थे, अब कंपोनेंट के नियम से देखेंगे और आंसर बता देंगे कि ये कितना होगा और ये कितना होगा। कोई साइन थीटा का जरूरत नहीं पड़ेगा, कोई कॉस थीटा का जरूरत नहीं पड़ेगा, कोई राइट एंगल ट्रायंगल का जरूरत नहीं पड़ेगा देखने का, डायरेक्ट आंसर आएगा। देखिए कैसे, बोलिए। तो अब हम कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर देखेंगे एग्जाम्पल के लिए, फिर वही एग्जाम्पल हम लेंगे, घबराना नहीं है, वही एग्जाम्पल है अपना। ये मेरा क्या है, एक्स एक्सिस है, और ये मेरा वाई एक्सिस है, और मेरा पार्टिकल मान लेते हैं कि मेरा पार्टिकल थीटा पे है, थीटा पे है ऐसे। अब हम इसका नाम ओके, ये मेरा यहाँ है, इस वेक्टर का नाम रख देते हैं P, ठीक है। और ये एंगल मान लेते हैं x के साथ कितना है, x के साथ थीटा, x के साथ थीटा है, क्लियर, x के साथ थीटा है। तो आप बता देंगे y के साथ कितना हो जाएगा, y के साथ कितना हो जाएगा, y के साथ कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। यस, बिल्कुल सही जवाब है 90 थीटा। तो अब अगर हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर परपेंडिकुलर हम डालें इस वेक्टर को, यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर डालें इस वेक्टर को, यहाँ से अगर परपेंडिकुलर डालें, यहाँ से परपेंडिकुलर डालें, यहाँ से परपेंडिकुलर डालें, तो ये मान लेते हैं ओ है मेरा और ये M है। और अगर यहाँ से परपेंडिकुलर डालें, यहाँ से y पर अगर परपेंडिकुलर डालें, y पर अगर परपेंडिकुलर डालें तो इसको n मान लें, ठीक। तो हमारे गौर से देखिए, दो चीज़ आ रहा है, इसको हम ये जो कंपोनेंट हुआ यहाँ से यहाँ तक, ये जो कंपोनेंट हुआ इसको क्या बोलते हैं, P का x कंपोनेंट, P का x कंपोनेंट। तो ये अगर x है तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी px हो जाएगा। और इसको बोलते हैं, ये जो कंपोनेंट है ये, इसको बोलते हैं P का y कंपोनेंट, P का y कंपोनेंट। यही हमको निकालना है, x में कितना जा रहा है ये, अगर ये वेक्टर है मेरा तो x में कितना है और y में कितना है, यही निकालना है। यानी कि OM को हम क्या बोलेंगे, OM को क्या बोलेंगे, PX बोलेंगे, क्लियर। और इसको ये मान लेते हैं O, ये ठीक है। तो OM बराबर NA भी है, याद रखिएगा, नहीं OM बराबर NA PX और MA बराबर ON बराबर, इसको हम PY बोलेंगे, ठीक है। ये तो ग्राफ की भाषा में बोलेंगे, लेकिन फिजिक्स बोलता है कि साहब मुझे ये नहीं बोलो, बोले कि क्या बोलें, ठीक।
तो बोले मुझे वेक्टर में बोलो ना, थोड़ा अच्छा लगेगा। तो मैं बोला कि ठीक है तुमको वेक्टर में बोलता हूँ। तो पी एक्स बोला, पी एक्स का मतलब हुआ, पी बोलता है पी एक्स का मतलब होगा कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, इसको क्या बोलेंगे, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर पी। वेक्टर पी है तो एरो बनता है ना, हाँ लिखना है, केवल बोलना नहीं है, वेक्टर पे एरो डालना भी है। तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर पी अलोंग एक्स एक्सिस। बोले कहाँ, कैसे याद रखेंगे, यहीं से याद रखेंगे, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर पी अलोंग एक्स एक्सिस। यस सही जवाब है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर पी अलोंग एक्स एक्सिस। और क्या बोलेंगे, और इनको बोलेंगे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर पी अलोंग अपन या ऑन एक्स एक्सिस। इसको क्या बोलेंगे, प्रोजेक्शन। ये इसका कितना हिस्सा इस पे आ रहा है, तो बोलेंगे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर पी ऑन एक्स एक्सिस। यस सही जवाब, प्रोजेक्शन कितना पार्ट इस पे आ रहे हैं, ठीक है। अब प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स पी ऑन एक्स एक्सिस, और भी बोलते हैं पार्ट ऑफ वेक्टर पी व्हिच कंट्रीब्यूट्स इन। इसका मतलब ये हुआ कि पी वेक्टर का कितना पार्ट एक्स पे काम कर रहा है, तो इसको बोलते हैं पार्ट ऑफ वेक्टर पी व्हिच एक्ट्स अलोंग एक्स एक्सिस। मतलब कितना हिस्सा है, पी का कितना हिस्सा है जो एक्स पे काम कर रहा है। पी पूरा एक्स पे नहीं काम कर रहा है, पी वाई पे भी काम कर रहा है और पी एक्स पे काम कर रहा है। तो पी का कितना हिस्सा है, कितना पार्ट है जो एक्स पे काम कर रहा है, तो ये कहेंगे। इसका मतलब ये है। फिर हमने बोला कि सर आपने पूरा कहानी तो बोल दिया, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर पी अलोंग एक्स, यहीं से पता चल रहा है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर पी अलोंग एक्स, पार्ट ऑफ पी फोर पार्ट, पी फोर प्रोजेक्शन, पी फोर पार्ट नहीं, पी फोर पार्ट, पी फोर प्रोजेक्शन ऑफ पी वेक्टर पी अलोंग एक्स नहीं। लेकिन फार्मूला क्या होगा, कैसे पता चलेगा कि इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। सवाल आता है ना, बोले कि कोई भी वैल्यू नहीं है लिखना, कोई भी वैल्यू नहीं लिखना। तो बोले क्या लिखना, तो बोले कि पी लिख लो, पी लिखो और कॉस लिखो, पी लिखो और कॉस लिखो। यूट्यूब में आपको साइन लिखने के लिए बोलेगा, उसकी बात को नहीं मानना। आपके टीचर साइन लिखने के लिए बोलेगा, उसकी बात को नहीं मानना, ठीक है। समझ रहे हैं, यूट्यूब में पढ़ेंगे तो आपको बोलेगा कि पी साइन लिखो, आपको साइन नहीं लिखना। टीचर पढ़ाएंगे आपको क्लास में पी और साइन लिखो, आपको नहीं लिखना। तो करना क्या, पी आपको कॉस लिखना। अब बोलेगा ऐसा क्यों, आपको इसका मतलब उल्टा बता रहे क्या, नहीं, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। साइन भी बोलेंगे तो ऊपर भी सेम आएगा, कॉस भी बोलेंगे तो सेम आएगा। टीचर क्या बोलते हैं, एक के लिए कॉस याद रखो, एक के लिए साइन। अगर हम दोनों के लिए कॉस ही याद रखें तो क्या दिक्कत, फार्मूला आसान हो जाएगा। तो दिखाते हैं कि हम क्यों बोलेंगे साइन नहीं याद करो कॉस, वो हम दिखाते हैं आपको आगे, ठीक। तो हम बोलते हैं तब एंगल क्या लेंगे, हमने बोला कि सर एंगल पी और एक्स के बीच में देखो कितना एंगल है, पी और एक्स के बीच में, पी और एक्स के बीच में देखो कितना आया, थीटा। तो वैल्यू कितना हो गया पी एक्स का, पी कॉस थीटा। वही हम दिखाए थे कि यहाँ पी कॉस थीटा आया था। इसको याद होगा, पी साइन थीटा आ रहा था, याद है, हम इससे पहले दिखाए थे। हम बोलते नहीं, टीचर जो भी बोला भूल जाओ। हम बोले आपको पी वाई चाहिए, यस, तो हमने बोला पी लिखो, कॉस लिखो और आंख बंद करो और देखो
P और Y के बीच में कितना एंगल है, P और Y के बीच में कितना एंगल है, P एंड Y के बीच में कितना एंगल है, यस 90 माइनस थीटा, बिल्कुल सही जवाब है 90 माइनस थीटा। बोले कि सर ये आपका आंसर है, लेकिन जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ गया सर, P साइन थीटा आ गया। बाद में आया तो आया, हम कर लेंगे, लेकिन दो फॉर्मूला क्यों रटे कि y में आएगा तो साइन, y में आएगा साइन, और ये रटने से क्या होगा, बार बार गलती कर लेंगे। अगर एग्जाम में क्या करेगा, इसी को अगर थीटा कर दे तो क्या होता, तब तो फंस जाते ना, तब पूरी तरह फंसते, तब ये हो जाता 90 माइनस थीटा, ये हो जाता 90 माइनस थीटा। इसलिए वो रटने का नहीं कि y में साइन थीटा होता है, y में साइन थीटा, तो फिर फंस जाओगे। बेटर है कि चेक कर लो P और Y के बीच में एंगल कितना है, P और X के बीच में एंगल कितना है। ठीक, अब थोड़ा हम प्रैक्टिस राउंड पे जाते हैं। एक कथा था इस, हाँ तो इसी को हम समझाते हैं थोड़ा। ये तो कहानी है, इसको क्या बोलते हैं, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। अब आपको हम दिखाते हैं, टेंशन नहीं लीजिए। अब आगे बढ़, मान लीजिए कि एक वेक्टर है कोई एक, मान लेते हैं कि एक वेक्टर है P, ठीक, और इधर है एक्स एक्सिस, इधर है एक्स एक्सिस, इसके साथ थीटा 1 एंगल बना रहा है। ठीक, मान लीजिए इधर है मेरा, इधर है, इधर है, इधर है वाई एक्सिस, इसके साथ थीटा 2 बना रहा है, थीटा 2 बना रहा है। मान लीजिए इधर है ऊपर की तरफ जेड एक्सिस होगा, ऊपर की तरफ जेड एक्सिस, इसके साथ ये जो मेरा वेक्टर है वो थीटा 3 बना रहा है। ये स्पेस में होगा, हम यहाँ कैसे दिखाएं, एक्स इधर है, वाई उधर है, जेड ऊपर होगा, तो ऊपर भी तो ये एंगल बना रहा है ऐसे, तो बोर्ड में ऐसे कैसे दिखाएं हम एंगल, नहीं दिखा सकते ना। मान लेते हैं कि ये है, तो देखिए पी एक्स, पी वाई, पी जेड, क्या हुआ, पी एक्स का मतलब क्या हुआ, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर पी अलोंग एक्स एक्सिस। पी वाई का मतलब क्या हुआ, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। पी जेड का मतलब क्या हुआ, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर पी अलोंग जेड एक्सिस। बिल्कुल, इसका मतलब होगा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स पी अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, इसी तरह कंपोनेंट ऑफ वेक्टर पी अलोंग जेड एक्स वाई एक्सिस, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर पी अलोंग जेड एक्सिस। ये सब तो कहने की बात है, इंपोर्टेंट है फार्मूला की बारी, इंपोर्टेंट है फार्मूला की बारी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम क्या करें, पी एक्स का मतलब ये हुआ, पी आंख बंद करेंगे और कॉस बोल देंगे, आंख बंद करके पी कॉस तो बोल ही देना है, कॉस, इतना तो आंख बंद करके करना है। पी एक्स मतलब जैसे बोले पी एक्स कंपोनेंट ऑफ पी अलोंग एक्स, तो पी कॉस तो आंख बंद करके बोलना। अब थीटा देखने के लिए आपको आंख खोलना है और गौर से देखना है कि P और X के बीच में एंगल कितना है, कितना है सर, 1 दिया हुआ है, ठीक है, जो भी होता दिया है। P Y, आंख मूंद के P और कॉस तो लिख ही देना है। अब आंख खोलना है और देखना है, ओ P और Y के बीच में एंगल कितना, P और Y के बीच में कितना, थीटा 2 दिया हुआ है, ओके। पी जेड बोल दिया आपको, पी जेड मतलब कंपोनेंट ऑफ वेक्टर पी अलोंग जेड एक्सिस, पी कॉस तो बोल ही देना है। अब आंख खोलना है, पी और जेड के बीच में एंगल कितना, पी और जेड के बीच में एंगल कितना, यस थीटा 3, तो यहाँ थीटा 3। हो सकता है कि आपको कभी निकालना भी पड़े, कभी हो सकता है कि दिया हुआ हो, ठीक, तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है। तो ये तरीका, हाँ, सोल्व करने के बाद हो सकता है कि ये साइन में कन्वर्ट हो जाए, सोल्व करने के बाद क्या पता है ये 10 में कन्वर्ट हो जाए, सोल्व करने के बाद ये कॉट में कन्वर्ट हो जाए, ये बात और है। हम क्यों अलग अलग याद रखें, ये फॉर्मूला याद रखेंगे, जिंदगी में कहीं गलत नहीं होगा।
ये फार्मूला इंडिया से लेके, जापान से लेके, अमेरिका से लेके कहीं भी ये लागू होगा, कोई गलती नहीं, 1% भी गलती नहीं होगा। बाद में इसका जो भी वैल्यू होगा होगा, साइन में होगा, ये बदल जाएगा, साइन में बदल जाएगा, कॉट में बदल जाएगा, बदल जाएगा, टेन में बदल जाएगा, बदल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम कंपोनेंट को केवल सी से कंपोनेंट और सी से कॉस ही याद रखेंगे। C4 कंपोनेंट, C4 कॉस ही याद रखेंगे, कॉस से ही हम बनाएंगे, सारे सवाल बनेगा। देखते हैं और भी एग्जाम्पल। तो अब आप देख रहे हैं, जैसे कि अभी हमने लिया इसको, ये था, ये मेरा y एक्सिस है ना, y एक्सिस, ये आपका क्या है, x एक्सिस है, ठीक है, और ये आपका वेक्टर p है। इस पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो क्या होगा, इसको हम क्या बोले थे, px, इसको क्या बोले थे, py। यहाँ से स्टार्ट हुए थे, यहाँ ओरिजिन था, यहाँ से गए, फिर यहाँ से यहाँ चल गए, तो क्या हम वेक्टर की भाषा में नहीं लिख पाएंगे, px प्लस py बराबर p? यस, लिख सकते हैं सर, लिख सकते हैं। और ये अगर थीटा है, ये थीटा है, ये थीटा है, क्लियर, और इस दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, ये हो गया। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, बोलिए, पी एक्स को क्या लिख सकते हैं, अभी बताएं, पी कॉस थीटा, ये किधर आ रहा है, आई में आ रहा है, आई में, प्लस, या तो यहाँ लिखे या यहाँ लिखे, पी कॉस वाई के साथ कितना, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा वाई के साथ, ये एक्स के साथ ना, तो वाई के साथ कितना, 180 माइनस थीटा नहीं हुआ ये, तो पी कॉस जे हो जाएगा, तो ये हो गया पी कॉस थीटा आई प्लस पी साइन थीटा जे, ए पी बराबर। और चूंकि ये दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, तो रिजल्ट मेरा क्या हो जाएगा, रिजल्ट बोलता है कि P बराबर पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर। क्यों, क्योंकि आपस में सब क्या है, 90 डिग्री है। ये नहीं होगा है क्या, आप इस ट्रायंगल में नहीं होगा, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर बराबर दिस स्क्वायर, नहीं होगा क्या, पी स्क्वायर बराबर पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, होगा। तो यही तो बोल रहे, इसमें क्या है, जेड नहीं है, नहीं है तो नहीं है, नहीं है तो नहीं है, तो कंपोनेंट का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओरिजिनल हमारा वेक्टर। तो अगर हम थ्री कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन 3 डायमेंशन विच परपेंडिकुलर एक्सिस है, तो अब देखिए कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इन 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिसेस। म्यूचुअली परपेंडिकुलर कौन कौन एक्सिस है, मान लेते हैं कि एक्स वाई और जेड आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, एक दूसरे पर 90 डिग्री का एंगल बना था। तो इसमें हमारा जो लेफ्ट पी है, कोई वेक्टर पी है, तो इसका 3 कंपोनेंट बनेगा, एक पी एक्स बनेगा, एक पी वाई बनेगा, एक पी जेड बनेगा। और इस केस में चूंकि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो इस केस में हमारा जो पी बनेगा, पी स्क्वायर बराबर पी एक्स मॉड प्लस पी वाई का मॉड का स्क्वायर प्लस पी जेड के मॉड का स्क्वायर, या हम ये कह सकते हैं पी बराबर रूट अंडर पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर। इनमें से हो सकता है कि कोई ऑप्शन नहीं, अगर 3D है तो 3 आएगा, 2D है तो कोई 2 आएगा, और 1D है तब तो निकालने की जरूरत ही नहीं है, तब क्विकली निकल जाएगा। तो इस तरह से हम कंपोनेंट निकाल लेते हैं।
तो मान लीजिए कि 3 डायमेंशन में कोई हमारा कंपोनेंट है वेक्टर p और कोई हमारा वेक्टर है p वेक्टर है जो x एक्सिस के साथ मान लेते हैं कि x एक्सिस के साथ θ1 एंगल या θx एंगल बना रहा है ताकि समझने में आसान रहे। और मान लीजिए कि y एक्सिस के साथ θy बना रहा है और z कहाँ जाएगा, ऊपर में जाएगा ना ऐसे, तो इसके साथ भी एंगल बनेगा। तो चलिए मैं इस कोने में दिखा देता हूँ। z एक्सिस के साथ θz बना रहा है तो हम p को लिख सकते हैं px, p का कुछ x में कंपोनेंट होगा प्लस p का कुछ y में कंपोनेंट होगा और प्लस p का z में कंपोनेंट होगा वैसे, या फिर हम ये भी निकाल सकते हैं पी स्क्वायर बराबर पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर, ऐसे निकाल सकते हैं। लेकिन जब हमको एंगल पता चल जाए तो आपको पता है कि हम क्या करेंगे, पी स्क्वायर बराबर पी कॉस थीटा वाई थीटा एक्स नहीं होगा, पी कॉस और एंगल बिटवीन पी एंड एक्स थीटा और प्लस पी कॉस थीटा वाई के साथ जो एंगल बनेगा स्क्वायर प्लस पी कॉस थीटा जेड के साथ जो एंगल बनेगा उसका स्क्वायर। तो क्या सब में पी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो फाइनली क्या बचेगा, 1 बराबर कॉस स्क्वायर थीटा एक्स प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाई प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जेड। और अगर ये बता दिया जाए कि एक ऐसा मानिए कि तीनों एंगल बराबर हो, तो अगर तीनों एंगल बराबर हो, अगर केस दे दिया जाए कि तीनों एंगल बराबर है, इसका मतलब थीटा अगर ऐसा हो थीटा एक्स बराबर थीटा वाई बराबर थीटा जेड बराबर थीटा, तब हम क्या लिखेंगे, 1 बराबर क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 बराबर 3 कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 1/3। इसका मतलब कॉस थीटा बराबर कितना, 1/√3। तो इस केस में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का वैल्यू 1/√3 आ जाएगा अगर डायमेंशन सेम है। अगर क्यूब का डायमेंशन सेम है, एल भी सेम है, बी भी सेम है, एच भी सेम है, तो एंगल भी सेम आएगा। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अगर किसी रूम का कमरे का सेम है, क्यूब है, उस केस में एक्स के साथ भी सेम एंगल बनेगा, वाई के साथ भी सेम एंगल बनेगा और जेड के साथ भी सेम एंगल बनेगा। अब हमने उसको हम बोले थे लॉ ऑफ इक्वलिटी, इक्वल के नियम के अनुसार अगर सब कुछ इक्वल है तो तीनों के साथ एंगल भी इक्वल बनेगा। और कितना एंगल बनेगा, 1/√3। कॉस थीटा बराबर 1/√3। ये क्वेश्चन आ सकता है कि एक क्यूब में एक वेक्टर है जो डायगोनली इक्वल एंगल बनाता है एक्स के साथ, वाई के साथ और जेड के साथ, तो थीटा का वैल्यू कितना होगा, तो आप कॉस थीटा बराबर 1/√3 आ जाएगा। कैसे आया, ऐसे आया। ठीक है, अब हम देखते हैं एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एंड कंपोनेंट वेक्टर। अभी याद होगा आपको, अगर मेरा कोई वेक्टर ए था ए, तो इसको क्या लिख सकते थे, बोलिए, ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड। कोई दिक्कत नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही। तो या इसको क्या लिख सकते थे हम, ए कॉस थीटा एक्स, एक्स के साथ
प्लस, और ये क्या हो जाएगा आई में प्लस ए कॉस थीटा वाई, ये जे में, और प्लस ए कॉस थीटा जेड के में। ये होगा आई जे के, तीन वेक्टर टूट रहा है तो आई में होगा, जे में होगा, या के में होगा, या जो भी उसका डायरेक्शन होगा होगा। आई डोंट नो, जो भी इसका डायरेक्शन होगा होगा। तो इस तरह से कंपोनेंट मेरा क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, एक तो ये, लेकिन हमको इतना नहीं जाना, हमको यहीं से काम चल जाएगा। आपको पता है कि ए एक्स बराबर क्या होगा, ए कॉस थीटा एक्स होगा, और अगर इसका मैग्नीट्यूड ले ले तो ऐसे, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड ले लें तो हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि कॉस थीटा एक्स बराबर कितना हो गया, ए का कंपोनेंट प्लस ए का मॉड। इसी तरह ए वाई बराबर क्या होगा, वेक्टर ए, हम यही बोल रहे हैं ना, वाई कंपोनेंट क्या होता है, किसी चीज़ का वाई कंपोनेंट, वो वेक्टर और उस वेक्टर का वाई के साथ थीटा वाई। तो यहाँ क्या होगा, कॉस थीटा वाई बराबर क्या होगा, ए वाई का मॉड बटा ए का मॉड। इसी तरह अगर हम ए जेड लें, ए जेड, तो बराबर क्या लिखेंगे, वेक्टर ए और कॉस थीटा जेड। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस थीटा जेड बराबर ए, ये जाएगा इधर ना, ए जेड बटा ए का मॉड। आपको याद होगा कि अगर हम वेक्टर पी लिए हैं, वेक्टर पी तो हम इसका बोले थे तीन कंपोनेंट होगा, इसका तीन कंपोनेंट होगा। एक को क्या बोलेंगे, पी एक्स कंपोनेंट, एक बोलेंगे पी वाई कंपोनेंट, और एक बोलेंगे पी जेड कंपोनेंट। नहीं बोले, पी का कितने कंपोनेंट, तीन कंपोनेंट, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। जहाँ इसको हम लिख सकते थे पी बराबर पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड, इस तीनों को जोड़ते तो ये आता तीन कंपोनेंट। और फार्मूला के लिए हम क्या बताएं कि अगर पी एक्स निकालना हो तो आंख बंद करेंगे और पी लिख देंगे मतलब पी का मॉड लिख देंगे, और कॉस पी लिखने का मतलब क्या, इसी पी का मॉड, पी लिखने का मतलब क्या बोले थे कि पी लिखने का मतलब पी का मॉड कॉस, और एंगल बिटवीन एक्स एंड पी, तो इसको एक मिनट के लिए हम क्या मान लें, ठीक। तो अभी भी इसको अगर इधर मॉड लेंगे तो इधर भी मॉड लेना पड़ेगा ना मुझे, अभी मॉड ले लेते हैं, अभी मैग्नीट्यूड की बात करें तो यहाँ क्या लिखें, पी वाई बराबर पी का मॉड कॉस और थीटा किसके साथ, वाई के साथ, और इधर लिखे तो पी का मॉड और कॉस जेड हो गया। तो बोलिए अब यहाँ से इस इक्वेशन को आप देखिए तो क्या कॉस थीटा एक्स बराबर नहीं हुआ पी एक्स का मॉड बट्टा पी, नहीं हुआ,
कॉस थीटा वाई बराबर नहीं होगा पी वाई का मॉड बट्टा पी, और कॉस जेड बराबर नहीं हुआ ये पी जेड कंपोनेंट बट्टा पी का मॉड। आ गया? इसका मतलब आप क्या समझे शॉर्टकट में, और इस एग्जाम्पल को समझने के बाद में कंपोनेंट का कहानी खत्म हो जाएगा। तो अब देखिए, अभी तक जो आप समझे वो ये था कि पी बराबर आपका आ रहा था पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड, नहीं तो यही तो एक्स कंपोनेंट है, ये वाई कंपोनेंट है और ये जेड कंपोनेंट है। ओके, अब हम मान लेते हैं कि हमारे पास वेक्टर है एक वेक्टर है पी बराबर ये है 2i माइनस 3j प्लस 4k, ठीक है, ये हमारा वेक्टर है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है थीटा एक्स कितना है, थीटा एक्स मतलब कॉस थीटा एक्स कितना है, कॉस थीटा वाई कितना है, कॉस थीटा जेड कितना है, मतलब एक्स के साथ ये रिजल्टेंट जो है पी वेक्टर एक्स के साथ कितना एंगल बना रहा है, वाई के साथ कितना एंगल बना रहा है और जेड के साथ कितना एंगल बना रहा है। तो एक्स के साथ एंगल बनाने का मतलब यानी कि आपको क्या निकालना है, कॉस थीटा एक्स बराबर क्या निकालना चाहिए आपको, पी का एक्स कंपोनेंट का मॉड प्लस पी का मॉड, कॉस थीटा वाई बराबर आपको क्या चाहिए, पी वाई कंपोनेंट बट्टा पी का मॉड रिजल्टेंट, और कॉस थीटा जेड बराबर क्या, पी का जेड कंपोनेंट डिवाइडेड बाय पी रिजल्टेंट वेक्टर का मॉड निकालना है। क्लियर? अब देखना है कि इस सवाल में क्या दिया हुआ है। इस सवाल में जी हाँ आपको पी एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, कितना पता है, 2y। यस सर, यही तो है पी एक्स। आपको इस सवाल में पी वाई दिया हुआ है -3j, यह सब समझ में रहे क्या है, और इस सवाल में आपको पी जेड दिया हुआ है 4k, यस प्लस के साथ ये दिया हुआ है। तो पी एक्स का मॉड कितना हो जाएगा सर बताइए, 2, पी वाई का मॉड कितना हो जाएगा 3, मॉड लिए तो माइनस खत्म हो जाएगा, आई जे खत्म हो जाएगा, ये पहले बता दीजिए, और पी जेड कितना होगा वो बता दीजिए, 4 होगा। हाँ हमको ये नहीं पता है, अभी हमको ये नहीं पता है पी का मॉड कितना होगा, तो पी का मॉड कैसे निकलेगा, हम ये बता दिए कि पी का मॉड निकालने के लिए क्या करेगा, पूरा इक्वेशन का मॉड, और पूरा इक्वेशन का जब मॉड करते हैं तब स्क्वायर में चला जाता है, पूरे इक्वेशन का जब भी मॉड करेंगे तो स्क्वायर में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा सर 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा देख लीजिए, ये 4 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, 16 4 20 से 29 हो गया, रूट अंडर 29। तो इसका मतलब सब के लिए रिजल्टेंट वेक्टर हो गया का मॉड 29, तब नहीं हो जाएगा कॉस थीटा एक्स बराबर कितना हो जाएगा 2/29, कॉस थीटा वाई बराबर 3/29, और ये हो जाएगा कॉस थीटा जेड बराबर 4/29। कितना आसान है देखें, तो ये वेक्टर x के साथ कितना एंगल बनाएगा, ये वेक्टर y के साथ कितना एंगल बनाएगा, ये वेक्टर z के साथ कितना एंगल बनाएगा, कितना आसान है, अगर कंसेप्ट है तो
और कंसेप्ट नहीं है तो ढूंढते रहेंगे। अरे ये तो कभी मैंने पढ़ा ही नहीं कि ये वेक्टर एक्स के साथ कितना एंगल बना रहा है, एक्स तो है ही नहीं कहीं, वाई तो है ही नहीं कहीं, लेकिन सर यही है, ये पी एक्स है, ये पी वाई है, ये पी जेड है। और एंगल क्या होता है, कंपोनेंट बटा रिजल्टेंट ही तो एंगल होता है, टेन थीटा कंपोनेंट बाय रिजल्टेंट होता है।